गुची की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये बिट्रेयल, स्कैंडल और मर्डर से भरी हुई है। Gucci. That is exclusive, that is very expensive. Love Gucci. इस लग्जरी ब्रांड की वैल्यूएशन $23.8 बिलियन है, बट ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो इतनी बड़ी गोल्ड डिगर बनी कि जब उस पे कोर्ट केस हुआ तो वो कोर्ट रूम में भी गुची पहन कर गई। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने अपने बाप को 80 साल की उम्र में जेल भेज दिया। ये कहानी है एक ऐसी बीवी की जिसने अपने पति का ही मर्डर कर दिया। गुची की शुरुआत एक छोटी सी लेदर गुड शॉप से हुई थी, बट देखते ही देखते ये वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लग्जरी ब्रांड्स में से एक बन गया। लेकिन इस स्टोरी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एंड बहुत सारे स्कैंडल्स इन्वॉल्व है। जितनी अच्छी और शानदार इसकी सक्सेस स्टोरी है, उतनी ही डार्क इसकी फैमिली हिस्ट्री है। सो आई वेलकम यू टू द स्टोरी ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ गुची। इसमें भरपूर फैमिली ड्रामा तो है ही, बट मैंने मेक श्योर करा है कि हम आपको बहुत सारे मार्केटिंग एंड बिजनेस इनसाइट्स भी देते रहे जिनको आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो आराम से बैठो एंड इस कहानी का पूरा मजा लो। डेवी फोगाटी आज ऑलमोस्ट एक बिलियनर है, सिर्फ अपने ई कॉम स्टोर पर ओवरसाइज्ड ब्लैंकेट्स बेचकर। इनफैक्ट आज भी ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिजनेसेस है जो फर्स्ट टाइम मिलियनर्स बनाते हैं। बट ऐसे रिजल्ट्स अपने गैराज में बैठ करके नहीं आते। इट रिक्वायर्स एक्सट्रीमली गुड सिस्टम्स। आपको चाहिए वेल मैनेज्ड ऑपरेशन सिस्टम्स, एक बढ़िया टीम, एंड अगर ये सब नहीं तो एटलीस्ट इन्वेस्टिंग इन अ प्लेटफॉर्म जो तुम्हारे लिए ये सब कर दे। ओनली देन इट वर्क्स आउट। यही रीजन है कि आपने अपने आसपास देखा होगा लोगों को ओडू यूज करते हुए, क्योंकि रियल बिजनेस ओनर्स को ऑपरेशन संभालने के लिए एक्चुअली ऐसे टूल्स की जरूरत पड़ती है। एंड ओडू को 12 मिलियन प्लस बिजनेस ओनर यूज करते हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, बट ऑल ऑफ देम आर यूजिंग ओडू फॉर देयर ऑपरेशंस। इनवॉइस मैनेज करना, ई कॉमर्स हैंडल करना, इन्वेंट्री मैनेज करना, परचेजिंग का हिसाब, सेल्स ऑप्टिमाइजेशन, ये सब ओडू बिजनेसेस के लिए हैंडल करता है। एंड गेस व्हाट, ओडू की फर्स्ट एप्लीकेशन लाइफ टाइम फ्री है विद अनलिमिटेड सपोर्ट एंड होस्टिंग। उसके बाद जैसे बिजनेस ग्रो करता है तुम और एप्स भी यूज कर सकते हो अफोर्डेबल प्राइसेस में। मोस्टली बच्चे चाइना के प्रोडक्ट्स को 500 to 600% मार्कअप पर बेचने की कोशिश करते हैं एंड इसको ई कॉम बिजनेस कहते हैं। बट इसमें ना कोई क्वालिटी चेक होता है, ना प्रॉपर सिस्टम्स होते हैं। जीरो रिटर्न पॉलिसी, जीरो क्वालिटी कंट्रोल एंड एंड रिजल्ट फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स एंड पूरा बिजनेस डाउन। बट अगर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी हो, सोर्स रिलायबल हो और तुम सही मार्केटिंग चैनल्स यूज कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी 90% ई कॉम बिजनेस ओनर से आगे हो एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके लिए चीजें अच्छी वर्कआउट करें। तो स्टार्ट यूजिंग ओडू। Check out the link in my pinned comments and in description. गुची को स्टार्ट करा था गुचियो गुची ने, जो लंदन में सवॉय नाम के लग्जरी होटल में काम करते थे। वहाँ पर उनकी जॉब थी एज अ पोर्टर, मतलब जो भी गेस्ट आते थे उनका सामान उठाना, यहाँ वाले जाना और सेट करना उनकी जॉब थी। गुचियो हर दिन नए नए अमीर लोगों से मिलता था और उसकी एक बहुत अच्छी हैबिट थी कि वो उन लोगों के लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता था। और इसी के चलते उसने एट द एज ऑफ 40 एक फैसला लिया। इन द ईयर 1921 उसने गुची का पहला स्टोर फ्लोरेंस, जो कि इटली में है, वहाँ पर एस्टेब्लिश करा। शुरुआती दिनों में वो अपना काम आउटसोर्स करता था, लेदर गुड्स को इंपोर्ट कर कर बेचता था। उस जमाने में ज्यादातर अमीर लोग हॉर्स राइडिंग का क्रेज रखते थे। इन्हीं लोगों की एक डिमांड थी कि हाई क्वालिटी, ड्यूरेबल और सस्टेनेबल हैंडमेड लेदर गुड्स होने चाहिए। गुचियो ने इसी डिमांड को पहचाना और वहीं से शुरू हुई एक लेगेसी। गुचियो समझ चुका था कि इन अमीर लोगों को क्या चाहिए और इसके लिए उसने बहुत सारे क्राफ्टमैन हायर करे। अब तक जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुचियो बाहर से लेदर गुड्स को इम्पोर्ट करता था, उसने अपना बेसिकली सारा काम आउटसोर्स कर रखा था। बट फिर उसने फैसला लिया कि उसको एक फैक्ट्री सेटअप करनी चाहिए जिसके लिए उसने एक क्राफ्टमैन हायर करे, क्योंकि गुचियो चाहता था कि उसके प्रोडक्ट में बाकी मार्केट के प्रोडक्ट्स के मुकाबले एक्सक्लूसिविटी रहे और जो प्रोडक्ट्स उसके पास हो वो और किसी के पास नहीं होने चाहिए। गुचियो अपने होटल के काम की वजह से इतने सारे अमीर लोगों से मिला था, इसलिए गुचियो के माइंड में एक इन्फ्लुएंस था कि उसके प्रोडक्ट सिर्फ अमीर और एलीट लोगों के लिए होने चाहिए। उसको ये तो पता था कि उसको गुची को एक लग्जरी ब्रांड ही बनाना है, बट सुनने में जितना आसान लगता है करना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि
वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि वो लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल एंड लग्जरी हाई क्वालिटी लेदर गुड्स कैसे बनाए। गुचियो ने बहुत रिसर्च करी, जगह जगह घूमा और नए क्राफ्ट्समैन से मिला और उसके बाद उसने आइडेंटिफाई करी एक यूनिक स्टिचिंग टेक्निक जो उसके लग्जरी क्लाइंटेल की सारी डिमांड्स को पूरा कर सकती थी और यहीं से सारा गेम चेंज हो जाता है। यही टेक्निक बाद में गुची की पहचान बनी। इस टेक्निक का नाम था सेडल स्टिचिंग, एक खास टेक्निक जिसमें 2 नीडल्स और एक थ्रेड यूज होता है। ये एक इंटरलॉकिंग पैटर्न क्रिएट करता है जो बैग्स को सुपर ड्यूरेबल बनाता है और साथ ही उनकी क्वालिटी को यूनिफॉर्म रखता है। जब गुचियो ने ये प्रीमियम लेदर गुड्स लॉन्च करे तो मार्केट डिसरप्ट हो गई। एक के बाद एक अमीर लोग गुची के दीवाने होने लग गए और यही शुरुआत थी गुचियो के एक अमीर आदमी बनने की। गुचियो का विजन सिर्फ फ्लोरेंस तक लिमिटेड नहीं था। गुचियो के इसी विजन के साथ 1938 में रोम में और 1951 में मिलान में नए गुची स्टोर्स लॉन्च करे। ये सिटीज इटली के सबसे अमीर और एलीट लोगों का हब थे और धीरे धीरे गुची ने इटली के लग्जरी मार्केट को कैप्चर कर लिया। गुची ब्रांड इस टाइम तक इतना पॉपुलर हो चुका था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोल्जर्स जब घर लौटे तो वो अपनी वाइफ्स के लिए गुची के बैग्स लेके गए। और इसी दौरान 1947 में गुचियो ने एक गेम चेंजिंग इनोवेशन करा क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लेदर की सप्लाई बहुत कम हो गई थी। बट यहीं पे दिखता है कि गुचियो कितने स्मार्ट बिजनेसमैन थे। गुचियो ने लेदर को रिप्लेस करके अपने बैग्स बैम्बू से क्रिएट करने चालू कर दिए। इनफैक्ट गुची के बैम्बू बैग्स आज भी काफी पॉपुलर है और ये बैम्बू के बैग्स इटली के पूरे एलीट क्लास में वायरल हो गए। यही है एग्जांपल एक विजनरी बिजनेसमैन का जिसने एक प्रॉब्लम में भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। इटली में मैसिव सक्सेस के बाद गुची का मन था कि अब ये ब्रांड इंटरनेशनल लेवल पर भी जाना चाहिए। बट अफसोस ये था कि गुचियो अब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और उसका जो सपना था कि इस ब्रांड को ग्लोबल लेके जाए उसके लिए उसके पास टाइम बहुत कम था। अगले 2 मिनट इस वीडियो के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पॉपुलर सेइंग है, दादा एक बिजनेस को बनाता है, बेटा उसे आगे बढ़ाता है और पोता उसे बर्बाद कर देता है। अगले 2 मिनट में हम गुची फैमिली की फैमिली डायनेमिक्स को समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुचियो अब बूढ़ा हो चुका था और अब टाइम था सेकंड जनरेशन का इस पूरे बिजनेस को टेक ओवर करने का। गुचियो के 3 बच्चे थे, ऑल्डो, रोडोल्फो और वास्को। चलो अब समझते हैं कि इन तीनों ने गुची के बिजनेस में कैसे कंट्रीब्यूट करा। 1953 में गुची की मौत हो गई थी और उसके बाद इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट्स में ले जाया जाए। शुरुआती दिनों में इन तीनों भाइयों ने गुची को बहुत ही अच्छे से एक्सपैंड करा। न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में, टोक्यो में, हांगकांग और कई सारी जगह में। गुची सिर्फ लेदर बैग्स तक सीमित नहीं रहा था, अब एक्सेसरीज और क्लोथिंग भी उसके प्रोडक्ट रेंज का हिस्सा बन चुके थे। इन तीनों में वास्को की काफी अर्ली एज में डेथ हो गई थी तो पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड ऑल्डो एंड रोडोल्फो। ऑल्डो मार्केटिंग में एक मास्टरमाइंड था। इनफैक्ट गुची को इंटरनेशनल मार्केट्स में ले जाने का क्रेडिट भी ऑल्डो को ही मिलता है एंड गुची का जो सबसे फेमस जीजी लोगो है वो भी ऑल्डो ने ही डिजाइन करा था। वहीं पे रोडोल्फो ने ब्रांड को आर्टिस्टिक डायरेक्शन दिया, एक्सक्लूसिविटी और क्वालिटी का ध्यान रखा एंड फर्स्ट रेडी टू वियर क्लोथिंग लाइन लॉन्च करी। अब इतनी सक्सेस देखने के बाद गुची एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड बन गया था। इनफैक्ट ये इंटरनेशनल मार्केट्स में भी बहुत पॉपुलर था। अमीर लोग गुची की बहुत बातें करते थे। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि गुची फैमिली पूरी ही गुची के बिजनेस से बाहर हो गई। इनफैक्ट आज भी गुची फैमिली का कोई भी मेंबर इस ब्रांड को ओन नहीं करता क्योंकि सब कुछ बर्बाद कर दिया गुची की 3rd जनरेशन ने, मतलब ऑल्डो और रोडोल्फो के बच्चों ने। ऑल्डो और रोडोल्फो के पास 50-50% गुची की शेयर होल्डिंग थी। अगर ये दोनों अपने विजन से गुची को आगे बढ़ाते तो ये गुची को बहुत ही बड़ा ब्रांड बना देते। बट अफसोस इनके पास भी टाइम कम था क्योंकि ये बहुत ही बूढ़े हो गए थे। ऑल्डो के 3 बेटे थे और रोडोल्फो का सिर्फ 1 बेटा था। ऑल्डो के 3 बेटों का नाम था रोबर्टो, जियोर्जो और पोलो, जिनके बीच में ऑल्डो ने कंपनी की इक्विटी इक्वली डिवाइड कर रखी थी। वहीं पे रोडोल्फो के ओनली चाइल्ड का नाम था मॉरिजियो, बट रोडोल्फो ने अपनी इक्विटी का 1 भी % अपने बेटे मॉरिजियो को नहीं दिया था। बट ऐसा क्यों, ये हमें आगे आने वाली कहानी में पता चलेगा। गुची फैमिली के पास सब कुछ था, पैसा, पावर, लग्जरी, नाम, हर चीज। बट सिर्फ एक ही चीज की कमी थी जो एक बिजनेस को बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो थी पीस। रोडोल्फो ने अपने ओनली चाइल्ड मॉरिजियो को अपनी 50% इक्विटी का 1 भी % इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मॉरिजियो ने रोडोल्फो के अगेंस्ट जाकर शादी करी और शादी करी भी तो किससे, एक गोल्ड डिगर से। इस गोल्ड डिगर का नाम था पेट्रिजिया और इसको हम अच्छा खासा क्रेडिट दे सकते हैं गुची के बर्बाद होने में। इनफैक्ट पेट्रिजिया इतनी बड़ी गोल्ड डिगर थी कि उसने एक बार ये स्टेटमेंट कही, तू
cry in Rolls Royce than to be happy on a bicycle. That's for sure. पट्रीजिया एक बहुत ही बड़ी ड्रामा क्वीन थी। जब मॉरिजियो और पट्रीजिया की शादी हुई तो धीरे धीरे पट्रीजिया गुची की सारी पॉपुलैरिटी का क्रेडिट खुद को देने लग गई। वो अपने दिमाग में गुची की ब्रांड एम्बेसडर थी। मॉरिजियो के फादर रोडोल्फो हमेशा से इस शादी के बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे एंड लेटर ऑन ये प्रूव भी होता है कि मॉरिजियो का सबसे बुरा डिसीजन था पट्रीजिया से शादी करना और मॉरिजियो के फादर रोडोल्फो ने उनको कंपनी का एक भी शेयर नहीं दिया था। बट जब रोडोल्फो की मौत हुई तो अपने आप ही सारे शेयर्स मॉरिजियो के पास आ गए। अब मॉरिजियो के पास कंपनी के 50% शेयर्स थे और बाकी के 50% ऑल्डो के तीनों बेटों में बटे हुए थे और अब मॉरिजियो के पास कंपनी के इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग भी आ गई थी। जिस वक्त मॉरिजियो को शेयर्स मिले उस वक्त कंपनी ने डिपार्टमेंट स्टोर्स को लाइसेंस करना चालू करा था। डिपार्टमेंट स्टोर्स को लाइसेंस करने का मतलब है कि ब्रांड थर्ड पार्टी स्टोर्स को लीगली अलाउ करती है कि वो उनके प्रोडक्ट्स अपने नाम से बेचे, लेकिन इन रिटर्न ब्रांड को लॉयल्टी फी या रेवेन्यू शेयर मिलता है। और ये डिपार्टमेंट स्टोर की लाइसेंसिंग करने से गुची को बहुत मैसिव प्रॉफिट्स हो रहे थे। बट मॉरिजियो को ये लगा कि ये गुची की ब्रांड एक्सक्लूसिविटी को खत्म कर रहा है और गुची को एज अ चीप ब्रांड साउंड करवा रहा है। इससे गुची की ब्रांड एक्सक्लूसिविटी तो खत्म हो ही रही थी, प्लस क्वालिटी कंट्रोल भी अब उनके हाथ से जा चुका था एंड एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का उनको सामना करना पड़ा, जो था गुची के फेक प्रोडक्ट्स भी अब मार्केट में बहुत वाइडली अवेलेबल थे, जो अगेन गुची ब्रांड के लिए काफी बड़ा खतरा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मॉरिजियो ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया जिससे कंपनी को $100 मिलियन का लॉस हुआ। उसने डिपार्टमेंट स्टोर्स की लाइसेंसिंग को बंद कर दिया परमानेंटली। उस टाइम पे देखने में ये एक टेरिबल आइडिया और टेरिबल मूव लग रहा था, बट अगर आज देखे तो ये गुची ब्रांड के लिए कितना फायदेमंद रहा, क्योंकि आज भी उसकी एक्सक्लूसिविटी मेंटेन्ड है। जहाँ पर मॉरिजियो ये सब कर रहा था वहाँ पर ऑल्डो की फैमिली में कुछ अलग ही चल रहा था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑल्डो के 3 बेटे थे जिनके बीच में शेयर्स इक्वली डिवाइडेड थे। उसमें से एक बेटा था पोलो और उसने भी गुची को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पोलो हमेशा से एक फैशन डिजाइनर बनना चाहता था और गुची के प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना चाहता था, बट एक बात जो ऐसी थी जिसपे पूरी गुची फैमिली अग्री करती थी वो ये थी कि पोलो एक बहुत ही खराब डिजाइनर है। पोलो के डिजाइन्स की टाइम एंड अगेन काफी बेइज्जती हुई। इनफैक्ट पोलो की एक बेटी भी थी जिसने पोलो को काफी ज्यादा समझाया कि उसके डिजाइन अच्छे नहीं है, बट फिर भी पोलो नहीं माना। बट पोलो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया पूरी गुची फैमिली से और अपने बाप ऑल्डो से कि उसने अपने 81 ईयर ओल्ड बाप के अगेंस्ट टैक्स इन्वेजन का केस फाइल कर दिया और इसका रिजल्ट ये था कि बूढ़े 81 ईयर ओल्ड ऑल्डो को 366 डेज की जेल हो गई। पर पोलो का पागलपन अपने बाप को जेल भेजने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। उसने एक और $8 मिलियन का गैम्बल खेला। पोलो पूरे मेंटल ब्रेकडाउन जोन में चला गया और उसने $8 मिलियन लगा दिए कोर्ट केसेस में कि उसको गुची के नाम के राइट्स मिल जाएं और वो अपना सेम नाम से एक ब्रांड चालू कर पाए। एंड में उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया और वो डेट में चला गया। बट ये सारा गुची ब्रांड का ड्रामा किसी से भी छुपा नहीं था। हेडलाइंस में हमेशा इनकी फैमिली के इंटरनल वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स पॉपुलराइज्ड थे। मॉरिजियो जो कि गुची का सच में भला सोच रहा था, वो इस पूरे फैमिली ड्रामा से बहुत ज्यादा फेड अप था और उसने गुची के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढना चालू कर दिया था। बहुत ढूंढने के बाद इन्वेस्ट कॉर्प नाम की एक कंपनी मिली जो पहले ज्वेलरी ब्रांड्स को ग्लोबल सक्सेस दे चुकी थी, लेकिन पहली बार किसी लग्जरी फैशन ब्रांड में एंट्री ले रही थी। धीरे धीरे मॉरिजियो ने ऑल्डो के तीनों बेटों को कन्विंस कर लिया कि वो अपने सारे शेयर्स इन्वेस्ट कॉर्प को बेच दे एंड देखते ही देखते सबने शेयर्स बेच दिए। 1993 में पोलो ने अपने लास्ट 3.3% शेयर्स भी $40 मिलियन में बेच दिए, बट ये भी पोलो के लिए काफी नहीं था क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी $90 मिलियन का डेट था और 1993 में ही पोलो ने बैंक्रप्सी भी डिक्लेयर कर दी थी। तो अब 1993 में गुची के डायनामिक्स कुछ ऐसे थे, 50% इन्वेस्ट कॉर्प के पास था और 50% मॉरिजियो के पास था। बट इन्वेस्ट कॉर्प ने मॉरिजियो को अभी भी गुची का सीईओ बना रखा था। लेकिन यहाँ से क्योंकि मॉरिजियो की पर्सनल लाइफ में इतना ड्रामा चल रहा था, पट्रीजिया और मॉरिजियो की बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। इनफैक्ट उनका डाइवोर्स भी होने वाला था, इसलिए मॉरिजियो का मेंटल स्टेट बिल्कुल भी ठीक नहीं था, जो कि उसके काम में भी रिफ्लेक्ट हुआ और उसने जो कुछ स्टेप्स लिए उसने गुची ब्रांड को एकदम बर्बाद कर दिया। हर साल कंपनी $30 मिलियन का लॉस करने लग गई। एक्स्ट्रावेगेंट खर्चे, अननेसेसरी मार्केटिंग और लग्जरी ऑफिस पे मॉरिजियो ने करोड़ खर्च कर दिए। ब्रांडिंग को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया। सारे स्टोर्स लॉस में जाने लगे और डेट $170 मिलियन तक पहुंच गई थी। सिर्फ 4-5 साल में ही गुची के 2 डेकेड्स की लेगेसी
ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। इतना सब होने के बाद इन्वेस्टकॉर्प का मॉरिजियो से भरोसा उठ गया और इन्वेस्टकॉर्प ने मॉरिजियो को कहा कि वो अपने शेयर्स भी उनको ही बेच दे, पर मॉरिजियो अपनी पावर छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। बट एट द एंड ऑफ द डे मजबूर होकर उसने अपने 50% शेयर इन्वेस्टकॉर्प को बेच दिए $150 मिलियन में, और यही था पूरी गुची फैमिली का गुची के बिजनेस से बाहर होने का रास्ता। शेयर्स बेचने के बाद गुची फैमिली का कोई भी पर्सन गुची का ओनर रहा ही नहीं, और इसलिए मैंने कहा था कि थर्ड जनरेशन ने इस पूरे बिजनेस को बर्बाद कर दिया। अब इस टाइम पे सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग पार्ट था मॉरिजियो की पर्सनल लाइफ, तो थोड़ा सा उसके अंदर चलते हैं कि क्या हुआ। 1994 में पट्रीजिया ने मॉरिजियो को डाइवोर्स दे दिया था, जो कि क्लियरली इस बात का सबूत था कि पट्रीजिया को सिर्फ मॉरिजियो के पैसों से और गुची के स्टेटस से मतलब था। जैसे ही मॉरिजियो ने शेयर्स बेचे, पट्रीजिया ने भी उसे छोड़ दिया, और पट्रीजिया की ऑडासिटी तो देखो, उसने दुनिया भर में ये कहा कि उसको डाइवोर्स का इतना दुख नहीं है जितना उसके नाम के पीछे से गुची हटने का दुख है। 1994 में पट्रीजिया हर किसी से यही पूछती रहती थी कि कैसे वो अपने एक्स हस्बैंड का मर्डर कर सकती है एंड शी कैन गेट अवे विद इट। एंड फिर 1995 में फाइनली उसने एक हिटमैन हायर करा। जब मॉरिजियो अपने ऑफिस के बाहर वॉक कर रहे थे तो एक हिटमैन आया और उसने मॉरिजियो को 3 बार शूट करा। मॉरिजियो के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन 2 साल तक चली एंड 2 साल बाद पुलिस को किसी ने एक एनोनिमस टिप दी कि मॉरिजियो के मर्डर के पीछे पट्रीजिया का हाथ है। एंड जैसे ही पट्रीजिया के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो एकदम क्लियर हो गया कि मॉरिजियो का मर्डर पट्रीजिया ने करवाया था, जिसके चलते पट्रीजिया का कोर्ट केस कुछ साल चला। बट पट्रीजिया की शेमलेसनेस तो आसमान छू चुकी थी। जब भी उसके कोर्ट में ट्रायल्स होते थे वो कहती थी कि उसको गुची के ही कपड़े एंड गुची के ही एक्सेसरीज पहननी है। फाइनली कोर्ट ने पट्रीजिया को गिल्टी डिक्लेयर करा एंड 29 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट सुनाई। लेकिन 2016 में सिर्फ 18 साल बाद पट्रीजिया को अच्छे बिहेवियर के नाम पर रिलीज कर दिया गया, और इसके साथ गुची की एक और डार्क कहानी खत्म हो गई। फैमिली ड्रामा तो यहाँ खत्म हो जाता है, बट गुची ब्रांड से हमें क्या मार्केटिंग एंड बिजनेस इनसाइट्स लेने चाहिए? अब उसकी तरफ चलते हैं। कुछ ब्रांड सिर्फ फैशन नहीं बेचते, वो एक ड्रीम बेचते हैं एंड गुची उसी में से एक ब्रांड है। बट सवाल ये उठता है कि जब लुई विटॉन जैसे ब्रांड्स 2003 में ही इंडिया में आ गए थे तो गुची ने इतनी देर क्यों कर दी? क्योंकि लग्जरी सिर्फ पैसे से नहीं, एक्सक्लूसिविटी से डिफाइन होती है एंड गुची जानता था कि इंडियन मार्केट को मैच्योर होने का वक्त चाहिए। जैसे एक पुरानी कहावत है, किंग डज नॉट एंटर अ किंगडम इन हेस्ट, ही अराइव्स व्हेन द थ्रोन इज रेडी। और जब सही वक्त आया तो गुची ने मुरजानी ग्रुप के साथ इंडिया में अपना मच अवेटेड डेब्यू किया। गुची का पहला स्टोर इंडिया में कोई आम स्टोर नहीं था। मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में इनका पहला स्टोर खुला था, जो इटालियन क्राफ्टमैनशिप का परफेक्ट एग्जाम्पल है। मुंबई के बाद गुची ने अपना सेकंड स्टोर दिल्ली के एम्पोरियो मॉल में खोला और वहाँ पर भी ऑडियंस गुची के लिए पागल हो गई। आज इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद भी गुची दुनिया का 4th मोस्ट फेमस लग्जरी ब्रांड है। लग्जरी मार्केट में इसकी जगह सॉलिड है। फर्स्ट नंबर पे है लुई विटॉन, सेकंड नंबर पे है हर्मेस, थर्ड पर है शनेल एंड फोर्थ पर है गुची। जब मैंने गुची की पूरी स्टोरी पढ़ी और उसको एनालाइज करा काफी देर तक, तो मुझे गुची की कहानी से 3 इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन्स मिले। बट आपने क्या बिजनेस लेसन्स इस कहानी से फिगर आउट करे, वो आप मुझे कमेंट्स में बताना। अब मैं आपको बताती हूँ अपने 3 बिजनेस लेसन्स। पहला ये है कि गुची ने जब अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी 1921 में, तब वो 40 साल के थे। मतलब एज इज जस्ट अ नंबर। आजकल हम सोचते हैं कि स्टार्टअप की दुनिया सिर्फ यंग लोगों के लिए है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी एज में हो, आप एक बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हो। अगर विजन क्लियर हो और एग्जीक्यूशन स्ट्रांग हो तो सक्सेस किसी भी उम्र में मिल सकती है। इंडिया में इसका काफी बड़ा एग्जांपल धीरूभाई अंबानी भी है। लेट स्टार्ट करने का मतलब स्लो सक्सेस बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये है लेसन नंबर 1। अब सुनते हैं लेसन नंबर 2 को। फैमिली ड्रामा किसी भी बड़े बिजनेस को तबाह कर सकता है, इसलिए कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करो अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आपके उनके साथ कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। फैमिली और बिजनेस को थोड़ा अलग रखना ही बेहतर होता है, वरना पर्सनल इश्यूज पूरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे इंडियन एग्जांपल से देखें तो अंबानी ब्रदर्स का स्प्लिट या फिर मोदी कैडबरी स्कैम। एंड थर्ड बिजनेस इनसाइट इज अंडरस्टैंडिंग योर टैम, मतलब आपकी टोटल एड्रेसेबल मार्केट। आपकी ऑडियंस को आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, जैसे कि गुची ने समझा। हमेशा से एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करने की कोशिश करी, कभी भी ये नहीं सोचा कि हम अपना प्रोडक्ट सबके लिए एक्सेसिबल कर ले। तो आप अपने बिजनेस के डे 1 पे फिगर आउट कर लो कि आपको कौन सी ऑडियंस को केटर करना है।
उन ऑडियंस का क्या अर्निंग कैपेसिटी है, उन ऑडियंस की क्या स्पेंडिंग कैपेसिटी है। जब गुची ने अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा भी वाइडली अवेलेबल करा तब उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ऑडियंस प्रिसाइजली डिफाइंड हो। कभी भी पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस नहीं हो सकती, इसलिए नो योर ऑडियंस वेरी डीपली। एंड में एक बोनस टिप और, बी अवेयर ऑफ गोल्ड डिगर्स। खैर, आपने गुची की कहानी से क्या सीखा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।